तो उसी वक्त इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? सत्यपाल मलिक को ऐसा किसने कहा? सत्यपाल मलिक के पुलवामा अटैक से जुड़े इंटरव्यू का है मामला। सर, अभी एक इंटरव्यू में सतपाल मलिक ने बहुत बड़ा एक तरह से बम फोड़ा है पुलवामा को लेके। क्या आपका क्या इस पर रिएक्शन? साहब, मुझे तो ये बयान सुन के बहुत हैरत हुई है। सतपाल मलिक साहब छोटे मोटे ओहदे पर नहीं थे। वो गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, और बतौर गवर्नर उनके बहुत अख्तियार हैं। और अगर वो किसी वजह से समझ रहे थे कि साहब सब ठीक नहीं हो रहा और मेरे कहने के बावजूद भी कोई मेरी नहीं सुन रहा, तो उनको उसी वक्त रिज़ाइन देना चाहिए था उस टाइम। अब उसके सालों के बाद आके रोने धोने की हम इस तरह लड़ाई जीत सकते थे अगर मेरी बात सुनी जाती। अगर आपकी बात नहीं सुनी दी तो उसका एक बड़ा सिंपल तरीका फौज में होता है, रिज़ाइन एंड गो होम। और आप रिज़ाइन करेंगे तो दुनिया हिल जाएगी। अगर गवर्नर जम्मू कश्मीर ने रिज़ाइन दिया होता, अगर वो इतने नाखुश थे जितने कि वो अब अपने आप को बता रहे हैं, सो देन फिर आपको रिज़ाइन दे देना चाहिए था कि आप मेरी नहीं सुन रहे। वो कह रहे थे कि मैंने कहा सरकार को कि जहाज़ दो, सरकार ने जहाज़ नहीं दिए, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया। तो फिर गवर्नर की इतनी तोहिन थोड़ी ना हो सकती है। अब आपको लगा कि इतनी तोहिन हुई है? उनका ये भी कहना था कि हमें चुप करा दिया गया, कहा गया कि चुप रहिए आप। इस पे क्या तो अगर आप चुप रहिए तो अभी भी चुप क्यों? अब आपने चुप्पी क्यों तोड़ी? अगर आपको कहा चुप रहिए और आप चुप हो गए, जबकि आपके ऊपर भारी जिम्मा था। आप कह रहे हैं कि ये तो जिम्मेवारी मेरी है कि मैं उनके लिए जहाज़ नहीं ला पाया और वो 40 लड़के शहीद हो गए, और आप चुप रहे। तो अगर आप तब चुप रहे तो फिर अब आप क्यों मुंह खोल रहे हैं? रिटायरमेंट के बाद भी हमारे फौज में कहते हैं कि अगर मॉरल करेज है, अगर आप कमांड में हैं और आपकी नहीं सुनी जाती, तो इसका मतलब आप कमांड में नहीं हैं। 2 मिनट नहीं रहता एक इज्जतदार फौजी अफसर ऐसे ओहदे पर, उसी वक्त कहता है साहब फिर ये मेरा इस्तीफ़ा, मैं जा रहा हूँ, जो कोई और आपकी बातें सुन लें उसको फिर बुला लीजिए। तो आप क्या मान रहे हैं कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, सच बोल रहे हैं? क्या है मतलब, क्या है? मैं नहीं क्यों जानता ऐसा है है कि इतने नहीं दिनों साहब, बाद? नहीं, अब ये तो व्यक्तिगत उनका मामला है कि वो क्यों इतने दिनों, वो उनको बड़ा अच्छा पोस्ट दिया गया था, गवर्नर की पोस्ट। एक समय मैं मजाक में कह रहा हूँ, मेरी बड़ी अटकलें चल रही थी कि बख्शी साहब गवर्नर जाएंगे, बख्शी साहब गवर्नर जाएंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मैं उस वक्त हंस रहा था, तो ये इस वक्त मलिक साहब गए गवर्नर। हम बड़े कीनली देख रहे थे कि कुछ अच्छा काम करके दिखाएंगे, तभी इनको इतनी इम्पोर्टेंट पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया। तो अब मुझे तो बड़ी हैरत है। अब वो ऐसे कह रहे हैं, मतलब सरकार ने कोई कम ओहदा तो नहीं दिया ना। गवर्नर का ओहदा राष्ट्रपति के बाद प्राइम मिनिस्टर और फिर गवर्नर, ये बराबरी के ओहदे। और इतना बड़ा ओहदे के बाद मतलब कुछ सोच के सरकार ने दिया ना आपको। मतलब आपने सरकार की तरफ से तो पूरी इज्जत बख्शी है उनको, पूरी सम्मान दिया है, और इससे ज़्यादा बड़ा सम्मान क्या हो सकता है किसी भी ओहदेदार? ये बहुत ऊंचा ओहदा है। जब गवर्नर जाता आता है कहीं तो नेशनल एंथम बजता है साहब स्टेट में, तो ओहदा तो बहुत ऊंचा था, बहुत गरिमा वाला था। और लेकिन अब मैं हैरान हो रहा हूँ सुन के कि वो कह रहे हैं कि साहब मेरी तो कोई सुनता ही नहीं था, मैं तो कठपुतली था। तो ये तो फिर आपको 2 मिनट नहीं रहना चाहिए था उस ओहदे में, अगर आपको कठपुतली बना दिया गया है, या आपकी बिल्कुल तौहीन हो रही है, या आपकी कोई सुन ही नहीं रहा। सरकारी तबकों में, ऊंचे तबकों में आपकी कोई बात ही नहीं मानी जा रही, तो फिर क्या फ़ायदा उस ओहदे में, सिवाय शान व शौकत और ठाट बाट और ऐशो आराम लेने के ओहदे के? उसी वक्त रिज़ाइन कर देना चाहिए। हमको तो फ़ौज में यही सिखाया गया कि भैया अगर आपका परामर्श कोई नहीं सुनता तो आपको यू शुड रिज़ाइन देयर एंड देन। मैं आपको एक देखिए बता रहा हूँ, जब सुभाष चंद्र बोस ने हिला के रख दी थी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी की नींव हिला दी थी, ठीक है, उस वक़्त जो फील्ड मार्शल ऑकिनले थे और फील्ड मार्शल वेवल थे वॉयसरॉय, उन्होंने परामर्श दिया लंदन को कि साहब आप जो है आज़ादी की बातचीत शुरू कर दीजिए, हम नहीं संभाल पाएंगे। हमारे पास कोई 40,000 गोरे सैनिक हैं, 25 लाख भारतीय सैनिक जो जर्मनी, जापान, इटली को हरा चुके।
अगर उन्होंने पत्थर भी मारे तो सब हम मारे जाएंगे, तो आप ये करिए। तो वहाँ से बड़ा व्यंग्यपूर्ण जवाब आया कि आपकी पतलून ढीली हो गई है वायसराय साहब, आप फील्ड मार्शल बन के ऐसी बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, इफ़ हिज मैजेस्टी थिंक्स आई हैव लॉस्ट माई नर्व, इट इज़ योर ड्यूटी टू रिलीव मी दिस इंस्टेंट। अगर महाराजा धीराज किंग जॉर्ज V समझते हैं कि मेरी पतलून ढीली हो गई है, तो आपका फर्ज है कि आप मुझे इस जिम्मेदार ओहदे से तुरंत हटाएं। लेकिन आप मेरा परामर्श इग्नोर कर सकते हैं केवल एट योर ओन पेरिल। खतरे, आपका खतरा देश का खतरा होगा। ये भी देखिए लोग थे, उन्होंने सीधा रेजिग्नेशन पत्र भेजा, घुटने टेक दिए अंग्रेज सरकार ने। और उसके बाद ये दिसंबर की बात है 1945, फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह हो गया, भारी विद्रोह, और हिल गई अंग्रेज सरकार। और उसी दिन जहाज में पैथिक लॉरेंस को भेजा कि भाई आज़ादी की बातचीत शुरू कर लो। तो मैंने कहानी इसलिए सुनाई है कि साहब, व्हेन यू आर इन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, फील्ड मार्शल मानस्टाइन जर्मनी के लिखते हैं एथिक्स ऑफ रिजाइनिंग अ फील्ड कमांड। वो रूस में लड़ रहे थे और हिटलर उनकी सुन नहीं रहा था। तो उन्होंने कई बार सोचा कि मैं रिज़ाइन करूं ना करूं ना करूं, बड़ा असमंजस रहा। और बाद में वो कहा कि मेरी बड़ी रंजिश मुझे ये रही कि मैंने रिज़ाइन नहीं दिया, शायद फ़र्क पड़ जाता, खैर हमारे कितने सारे सैनिक बच जाते। तो ये तौर तरीका फ़ौज का है। अब सिविल में क्या है मैं नहीं जानता, वो जाने और उनके आका जाने।